हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम फिर एक नए टॉपिक की बात करेंगे। आज एक नहीं दो डिजीज़ कंडीशन साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए दो दो डिजीज़ कंडीशन हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। It is inflammatory disease of mucosal and submucosal layer of colon and rectum. Ulcerative colitis एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो मेनली म्यूकोजल और सबम्यूकोजल लेयर होती है कोलन और रेक्टम की, वहाँ पर देखने को मिलती है। अगर म्यूकोजल और सबम्यूकोजल लेयर में किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन हो जाता है कोलन और रेक्टम में, उस कंडीशन को बोला जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट है कॉमनली बिगिन इन रेक्टम एंड स्प्रेड टुवर्ड सिकम। ये मेनली रेक्टम से शुरू होती है और सिकम तक पहुंच जाती है। ध्यान रखना, रेक्टम से स्टार्ट होती है और सिकम तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज करते हैं। अल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिल सकता है। ये हैं कुछ फैक्टर जो कॉज कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट है टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। दो टाइप हम यहाँ पढ़ेंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक्यूट यूसी मीन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस है, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ की है। रिजल्ट इन वेस्कुलर कंजेशन, हेमरेज, एडिमा एंड अल्सरेशन ऑफ बोवेल मुकोजा। जो एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो मेनली वेस्कुलर कंजेशन, हेमरेज, एडिमा और बोवेल मुकोजा में अल्सरेशन की वजह से अकर होता है या उनकी वजह से अराइज होता है। ये कुछ कंडीशंस है जिनकी वजह से एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। Cause muscular hypertrophy, fat deposition and fibrous tissue with bowel thickening, shortening and narrowing। यानी कि जो क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो मेनली मस्कुलर हाइपरट्रोफी और फैट डिपोजिशन या फिर कोई भी फाइब्रस टिश्यूज़ है, बोवेल के जो इंटेस्टाइन है या बोवेल उसके थिकनिंग की वजह से या फिर शॉर्टनिंग की वजह से या फिर उनमें नैरोविंग की वजह से क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है एनोरेक्जिया आपको देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है वेट लॉस। मोस्ट जो टिपिकल साइन आपको देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर वो होगा वेट लॉस। नेक्स्ट है मेलाइज, थकान रहेगी। नेक्स्ट है एब्डोमिनल टेंडरनेस भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सीवियर डायरिया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डायरिया, सीवियर डायरिया होगा। याद रखना, आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सीवियर डायरिया आपको देखने को मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। में कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। जो डायरिया हो रहा है, सीवियर टाइप का डायरिया हो रहा है, उसमें ब्लड की प्रेजेंस होगी, साथ में म्यूकस की प्रेजेंस होगी। अगर ऐसा डायरिया आ रहा है, म्यूकस और ब्लड कंटेन विथ डायरिया, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का साइन एंड सिम्टम है, याद रखना। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा
क्योंकि खाना प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। एनोरेक्जिया है मीन्स खाना प्रॉपर पेशेंट नहीं ले पा रहा है, माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, जब प्रॉपर जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर है उनका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं होने की वजह से डिहाइड्रेशन होगा, वॉमिटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेशन कॉज होगा। नेक्स्ट है एनीमिया, ये ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेगाकोलोन एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो टॉक्सिक मेगाकोलोन है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ही होता है। मेगाकोलोन मीन्स बिग या लार्ज ऑफ, जो कोलोन है उसका लार्ज हो जाना या फिर बिग हो जाना, उन्हें बोला जाता है टॉक्सिक मेगाकोलोन, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली देखी जाती है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, कौन कौन से डायग्नोसिस है जो हम यूज लेते हैं। फर्स्ट है स्टूल टेस्ट, इसमें मेनली डायरिया हो रहा है, तो जो डायरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर और कोई कॉज से हो रहा है तो उसकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है WBC काउंट, देखिए इन्फेक्शन और का है तो WBC मेनली घटी हुई मिलेगी या कम मिलेगी, तो WBC काउंट भी आपको चेक करनी है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे लेंगे जिससे जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रखा है वो इजीली शो हो जाए या विजुलाइज हो जाए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट स्टडी, वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेरियम मील स्टडी, देखिए यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं मैंने, बेरियम मील एंड बेरियम एनिमा। बेरियम मील स्टडी मेनली ओरली यूज ली जाती है, बेरियम एनिमा जो एनएस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। जो अपर जीआईटी है मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वहाँ तक बेरियम मील स्टडी कर सकते हैं, बट अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आपको करना है तो बेरियम मील स्टडी नहीं कर सकते, वहाँ पर फिर बेरियम एनिमा यूज़ में लेना है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक आप देख सकते हो या विजुलाइज कर सकते हो। अगर फिर आपको अगर लार्ज इंटेस्टाइन से लेना है तो फिर कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये थे कुछ डायग्नोसिस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज लेते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फ्लूइड डाइट आपको खिलानी है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो उसको फ्लूइड डाइट देनी है। नेक्स्ट है विटामिन एंड आयरन सप्लीमेंट, देखिए उसमें विटामिन्स एंड आयरन्स की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। आयरन की डेफिशिएंसी होगी, एनीमिया कंडीशन कॉज होगी, इसलिए विटामिन्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स आपको पेशेंट को देते रहना है। नेक्स्ट आईवी थेरेपी, डिहाइड्रेशन हो रहा है आपको आईवी थेरेपी कंटिन्यूस रखनी है। नेक्स्ट है एक्यूट, एक्यूट कंडीशन में आपको कौन सी डाइट यूज़ करनी है। लो फैट डाइट प्रोग्रेसिंग टू रेगुलर डाइट, आपको लो फैट डाइट यूज़ करनी है, कंटिन्यूस देते रहना है अगर एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रखा है तो। नेक्स्ट है मेंटेनेंस हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट, ये GMCS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना फिर से पूछा जा सकता है। आपको मेंटेनेंस रखनी है, अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रखा है तो उसमें हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट आप यूज़ करोगे, तो आपको डाइट का ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, सैलिसिलेट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन टेकन आफ्टर मील टू रिड्यूस GI इरिगेशन। सैलिसिलेट जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी या रिड्यूस, जिससे क्या होगा इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे आपने खाना खाया तो वहाँ पर GI इरिगेशन है वो रिड्यूस होगा, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट,
ए टोटल इम्यूनोमोड्यूलेटरी, यानी इसके जो एग्जाम्पल है इम्यूनोमोड्यूलेटरी के, मेथोट्रेक्सेट एंड एजाथियोफ्राइन, ये इम्यूनोमोड्यूलेटरी के एग्जाम्पल है जो आपको यूज़ करने हैं। टोटल इम्यूनोमोड्यूलेटरी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी, देखिए ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, बट इनमें कौन सी मेडिसिन लेनी है। टोटल इम्यूनोमोड्यूलेटरी, मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, एजिथियोप्राइन ये भी एंटी कैंसर है जो आपको यूज़ में लेनी है। साथ में परमानेंट इलियोस्टोमी परफॉर्म करनी है, परमानेंट इलियोस्टोमी आपको परफॉर्म करनी है। हम नहीं कर सकते, सर्जन करेगा, बट आपको याद रखना है सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है टोटल कोलेक्टमी विथ इलियोएनाल एनास्टोमोसिस, जो टोटल कोलेक्टमी यानी जो कोलोन की जो पार्ट है जहाँ पर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस कोज हो रखा है वहाँ से उस पार्ट को रिमूव करके जो बच गया उस पार्ट को इलियम और एनएस से एनास्टोमोसिस कर देंगे। नेक्स्ट है कोक्लियोस्टोमी, इंट्रा एब्डोमिनल पाउच स्टोर फिशेज एंड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टर्मिनल इलियम, यानी जो कोक्लियोस्टोमी है वो इंट्रा एब्डोमिनल पाउच बनाते हैं जिसमें जो फिकल मटेरियल वो क्या होता है, स्टोर होता है। कोक इलियोस्टोमी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल पाउच बनाते हैं जिसके अंदर फिकल मटेरियल वो स्टोर होता है एंड कंस्ट्रक्ट फ्रॉम टर्मिनल इलियम, जो टर्मिनल इलियम है इलियम का एंड पार्ट वहाँ पर ये मेनली बनाया जाता है। याद रखना, आपको ये नाम याद रहने चाहिए, आपको सर्जरी नहीं करना है, आपको नाम ज़रूर याद रहना चाहिए कि ये सर्जरीज परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है पाउच इज कनेक्टेड टू स्टोमा, जो पाउच आपने बनाया है यानी सर्जन ने बनाया है वो स्टोमा से कनेक्टेड होगा। मैंने बताया था स्टोमा के बारे में, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इंटरनल ऑर्गन को आउटर और जो आउटर एनवायरनमेंट है वहाँ पर उसकी ओपनिंग करते हैं। जैसे कोलोस्टोमी में मैंने बताया था, कोलोस्टोमी वहाँ पर स्टोमा बनाया था, यानी जो कोलोन की जब कोलोस्टोमी की गई थी तो वहाँ पर जो स्टोमा बना था बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इंटरनल ऑर्गन की आउटर साइड में ओपनिंग बनाना स्टोमा कहलाता है। नेक्स्ट है कैथेटर इज यूज्ड टू एम्प्टी पाउच, कैथेटर भी आपको यूज़ करना है, जो भी पाउच आपने बनाया है उसमें फिकल मटेरियल स्टोर होगा उसको एम्प्टी करने के लिए कैथेटर आपको यूज़ में लेना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ कॉम्प्लिकेशन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बोवेल परफोरेशन, बोवेल परफोरेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लीडिंग, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर आपको देखने को मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से पेशेंट में हाइपोकैलेमिया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हाइपोकैलेमिया मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने की वजह से ये एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। चलिए ये थी हमारी पहली डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत ही अच्छी डिजीज़ कंडीशन है, दोनों ही अच्छी है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ है अपनी क्रॉन्स डिजीज़, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इट इज़ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ इंटेस्टाइन दैट मे अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस बट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट टर्मिनल इलियम। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है इंटेस्टाइन की जिसके अंदर जो GI ट्रैक्ट का पार्ट है वो अफेक्ट होता है माउथ से लेकर एनस तक, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ से होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट है इलियम का वहाँ से मोस्ट कॉमन इस डिजीज़ कंडीशन में पार्ट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी, अननोन है, इसका कोई कारण पता नहीं है, अभी तक इसके कारण का कोई पता नहीं चला है, यानी अननोन है। अबाउट 3 in 20 पीपुल
विथ जेनेटिक फैक्टर और हेरिडिटरी, यानी प्रत्येक 20 में से अगर 3 पीपल इससे सफ़र है तो जेनेटिक फैक्टर या फिर हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से सफ़र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप केयरफुली सुने, अच्छे से सुने, बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं अलग से बताता हूँ वो भी आप याद करते रहे। चलिए नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। जो क्रोन्स डिजीज़ है उसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। फर्स्ट है डायरिया सेमी सॉलिड। देखिए यहाँ पर सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड 3 टाइप्स हैं। जो डायरिया है या जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्रोन डिजीज में कैसा होगा डायरिया? सेमी सॉलिड, ना तो लिक्विड होगा या फिर ना ही सॉलिड होगा, यानी कि बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड यानी सेमी सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। विच में कंटेन म्यूकस एंड पस। पस और म्यूकस दोनों साथ में देखने को मिलेंगे डायरिया के साथ में। अगर पस और म्यूकस डायरिया के साथ में देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट सफ़र कर रहा है किसे? क्रोन्स डिजीज से। नेक्स्ट है क्रैम्प लाइक एंड कोलिकी पेन आफ्टर मील, यानी जब पेशेंट खाना खाता है उसके बाद में क्रैम्प्स उसको अराइज होते हैं, या फिर कोलिकी लाइक पेन यानी बहुत ही सीवियर पेन, जैसे किसी ने चाकू घुसा दिया हो, यानी कि शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे पेट में घुसा दिया हो, ऐसा उसको पेन फील होता है, उसको बोला जाता है कोलिकी पेन। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी क्रोन्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है? इलियो, जो टर्मिनल इलियम पार्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा? फूड का एक्यूमुलेशन होगा, जिसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वापस रिगर्जिटेट होता रहेगा फूड, क्योंकि आगे जा नहीं पा रहा है, इसलिए वो वापस रिगर्जिटेट होगा एंड वॉमिटिंग कोज करेगा। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस होगा वॉमिटिंग की वजह से, खाना आगे जा नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसलिए एनर्जेटिक फूड कंटेन है वो पेशेंट को नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है एनीमिया, यानी कि अल्सरेशन हो जाए ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होगा एंड डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक साइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये क्लिनिकल फीचर के अंदर ही है, ए स्ट्रिंग साइन। क्या होता है स्ट्रिंग साइन? ए नैरोइंग ऑफ ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन टर्मिनल एलियम श्योज एंड बेरियम एक्सरे, यानी कि जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, मेनली किसकी? टर्मिनल एलियम की, वो आपको बिल्कुल नैरो मीन्स सकड़ी, पतली सी छोटी सी दिखाई देगी आपको जब आप बेरियम एक्सरे लोगे। अगर ऐसी आपको टर्मिनल एलियम दिखाई देती है, टर्मिनल एलियम या इंटेस्टाइन की ल्यूमन नैरो दिखाई देती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है स्ट्रिंग साइन। याद रखना है, क्रोन्स डिजीज़ के अंदर स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। एंडोस्कोपी करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आप एंडोस्कोपी कर सकते हो, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करना है। देखिए फर्स्ट है इंडोस्कोपी, सेकंड है कोलोनोस्कोपी। बेरियम मील, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की आप चेक कर रहे हो, जो मतलब आप डायग्नोस कर रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो आप बेरियम मील स्टडी यूज़ कर सकते हो या बेरियम मील स्टडी कर सकते हो। यदि लार्ज इंटेस्टाइन के आप स्टडी कर रहे हो तो आपको बेरियम एनिमा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको याद रखना है बेरियम मील स्मॉल इंटेस्टाइन तक किसी भी पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसको विजुलाइज करने के लिए या एक्सरे लेने के लिए बेरियम मील स्टडी की जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे का जो पार्ट है उसके लिए बेरियम एनिमा यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है स्टूल टेस्ट। देखिए इसके अंदर भी डायरिया कॉज हो रखा है, तो डायरिया की वजह से इसमें भी स्टूल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी मेडिसिन। एग्जांपल है बीडिनोसाइड, प्रेडनिसोलोन। यहाँ पर प्रेडनिसोलोन के बारे में बताता हूँ। प्रेडनिसोलोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की।
प्लीज़ अंडरस्टैंड केयरफुली लिसन मी। प्रेडनिसोलोन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। याद रखना यहाँ पर जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी यूज़ लेनी है। कौन कौन सी मेडिसिन है? ब्यूडेसोनाइड, ब्यूडेनोसाइड एंड प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट है इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, मॉडिफाई एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स क्यों ले रहे हैं? जो इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल एजाथियोफ्राइन एंड मर्केप्टोप्यूरिन। ये आपको मेडिकल मैनेजमेंट में यूज़ लेनी है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। नेक्स्ट है डाइट। डाइट का विशेष तौर से ध्यान रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। लो रेजिड्यू, देखिए यहाँ पर फैट भी लिखा हो सकता है या एग्जामिनर रेजिड्यू भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिड्यू और फैट सेम एज सिमिलर है दोनों ही, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लो फैट एंड हाई कैलोरी डाइट यूज़ करनी है क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर। अदर्स, आप अदर्स और कौन कौन से यूज़, क्या क्या मेथड्स जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या यूज़ करोगे। आयरन टेबलेट में भी प्रेस्क्राइब्ड इफ़ द डेवलप एनीमिया। यदि किसी पेशेंट में एनीमिया डेवलप हुआ है तो आप आयरन टेबलेट प्रेस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट है विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स में बी नीडेड इफ़ ए लार्ज पार्ट ऑफ द गट इज अफेक्टेड एंड फूड इज पोरली एब्जॉर्ब। विटामिन्स और अदर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आप दे सकते हो यदि जो पेशेंट है उसकी गट यानी जो इंटेस्टाइन है उसका कोई लार्ज पार्ट अफेक्ट हो गया है, उसकी वजह से जो फूड है उसका प्रॉपरली जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो या पेशेंट को खिला सकते हो, पिला सकते हो। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एडमिशन ऑफ फॉर IV फ्लूइड्स ड्रिप एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट में बी नीडेड इफ़ यू हैव ए सीवियर फ्लेयर अप। यदि कोई पेशेंट है जिसको सीवियर फ्लेयर अप हो रखा है तो आप इंटेंसिव ट्रीटमेंट के रूम में हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे IV फ्लूइड दे सकते हो। याद रखना किसी पेशेंट में सीवियर फ्लेयर अप हो रखा है तो आप इंटेंसिव ट्रीटमेंट के रूम में IV फ्लूइड देना है। ये था क्रॉन्स डिजीज़ का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो की जाती है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी, यानी एक्सीजन ऑफ रेक्टम एंड कोलोन। जो रेक्टम और कोलोन है उनमें एक्सीजन बनाना ही क्या कहलाता है? प्रोक्टोकोलेक्टमी, यानी टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विथ इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी के साथ में टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी परफॉर्म की जाती है। अगर क्रॉन्स डिजीज़ मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होती है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है क्रॉन्स डिजीज़ के? फर्स्ट है नैरोइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ गट, जो भी इंटेस्टाइन है उसके पार्ट नैरो हो जाएंगे। नेक्स्ट है परफोरेशन आपको देखने को मिलेगा क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट है फिस्टुला। मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर ए फिस्टुला इज अराउंड एनस कॉल्ड पेरिएनल फिस्टुला, यानी कि जो फिस्टुला बन रहा है वो मेनली जो एनस है उसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, उसे बोला जाता है पेरिएनल फिस्टुला। याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी 3-4 ही पॉइंट है वो सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एनोरेक्टल। जो फिस्टुला बन रहा है उसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है एनोरेक्टल, और जो पेरिएनल फिस्टुला है वो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है उसकी एनस के चारों तरफ। ये क्या है? फिस्टुला की मोस्ट कॉमन साइट एनोरेक्टल। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। एक बार नहीं 2 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड मोस्ट कॉमन लोकेशन इज बिटवीन 2 लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो सेकंड मोस्ट कॉमन लोकेशन होगी फिस्टुला की वो आपको 2 लूप ऑफ इंटेस्टाइन के बीच में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फिस्टुला कैन also form between। फिस्टुला कैन आल्सो फॉर्म बिटवीन,
यानी जो फिस्टुला है वो इनके बीच में भी बन सकता है। किन किन के बीच में? रेक्टम एंड वेजाइना, इंटेस्टाइन एंड स्किन, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, इनके बीच में भी फिस्टुला आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कैंसर, ये भी क्रॉन्स डिजीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस, ये भी क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। ओस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर थिकनिंग हो जाती है ऑफ बोन की। चलिए स्केलेटल सिस्टम में और अच्छे से पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है फिस्टुला आर मोस्ट कॉमन विथ विच ऑफ द बॉवल डिसऑर्डर, इसका राइट आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फिस्टुला इन क्लाइंट्स विथ क्रॉन्स डिजीज, इसका भी आपको राइट आंसर देना है। आपको जैसा भी आता है, गलत आए आंसर तो आप गलत दीजिए, राइट आए तो आप राइट दीजिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। आपको गलत आएगा तो मैं आपको जो आंसर है वो सही करूँगा, बट आप आंसर ज़रूर दिया करें जिससे मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है अपने इस आज के टॉपिक का। द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज, विच स्टूल करेक्टराइज शुड द नर्स एक्सपेक्ट, नोट डॉक्यूमेंटेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड, आपको इसका भी राइट आंसर देना है। ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक। 2 टॉपिक हमने एक साथ क्लियर कर लिए हैं क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा और जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2 टॉपिक मैं आपको साथ में करवाता रहूँगा। देखिए मैं फालतू का टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। जो भी आप पढ़ रहे हो वो मैं आपको जितना भी दे रहा हूँ वो आपको सफिशिएंट अमाउंट में जो स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा है। आप कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहे। आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछे। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी समझ में नहीं आई ज़रूर पूछे, क्वेश्चन का आंसर देना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।